सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, थकान आ रही, चक्कर भी आ रही, हाथ पैर दर्द करे, काम करने की इच्छा नहीं हो रही और शरीर तो ऐसा टूटता है पता नहीं कि कौन सा पहाड़ चढ़ के नीचे उतरे। और ये समस्या है हर अल्टरनेट पेशेंट बता रहा है और हर कोई पूछ रहा है डॉक्टर साहब कुछ तो दवाई दीजिए, बाल झड़ना रुक जाए। बाल देखिए कितने रुके सूखे हो गए। थकान तो ऐसे पूछे मत कि मुझे ऐसा लगता है पूरे वर्ल्ड का काम मैं अकेली ही कर रही। लेकिन पता है आपको क्या बात है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी और बहुत इजीली निगलेक्ट होने वाली कंडीशन हीमोग्लोबिन की कमी होना। अब आप बोलोगे कैसे? अक्सर पेशेंट आते हैं हीमोग्लोबिन 7 है, किसी का 8 है, किसी का 9 है और तकलीफ पूछिए मत, जैसे कि बेजान शरीर है बस खींच खींच के जी रहे। अब आप बोलोगे अभी ये सब समस्या है HB से ही रिलेटेड कैसे है? इसीलिए तो आज का वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपको हीमोग्लोबिन के बारे में नहीं बताएगा, उसकी कमी होने की वजह से होने वाली तकलीफें और उस पेशेंट की वजह से घर वालों को होने वाली तकलीफें, यही सब आज का एजेंडा है। ये वीडियो सिर्फ आपकी तकलीफों को दूर नहीं करेगा, वो आपकी जिंदगी को देखने का और जिंदगी को जीने का एक नया मोटिव आपकी लाइफ में लाएगा, जो कि आपको एक एनर्जी के साथ एक सही, अच्छी और हेल्दी लाइफ दे सकता है। और अगर आपको ये समझना है कि नॉर्मल नेचुरल हीमोग्लोबिन किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसके लिए कितना वक्त लगता है और होम्योपैथी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एंड एडवांस जो मेन प्लेयर है वो कैसे वर्क करता है, वो आज हम जानेंगे पूरा इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हीमोग्लोबिन या HB ये कम क्यों होता है, इसको पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात, कम हो रहा है मतलब कहीं से तो लीक हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वो कौन सी कंडीशन है? वो पहली कंडीशन है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में पेशेंट्स को एक्सेस फ्लो हो जाना, मतलब जो कि फीमेल में होता है। सेकेंड, किसी को पाइल्स हो गए और उसमें ब्लीडिंग पाइल्स है तो ब्लीडिंग हो जाना। तीसरा, इंटरनल इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो जाना, कहीं अल्सर हो गया, कहीं आपके प्लेटलेट कम ज्यादा हो गए, कहीं कुछ और इन्फेक्शन हो गया जिसके वजह से लेट्रिन में से पेट में से ब्लड निकल गया। और फोर्थ, कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो गई जिसके अंदर आपका ब्लड लॉस हो गया। ये 4-5 पैरामीटर हो गए। अब बात करते हैं सेकेंड पैरामीटर, बीमारियां। 2 पॉइंट, एक तो थैलेसीमिया, दूसरा सिकल सेल एनीमिया। थैलेसीमिया में बोन मैरो जिसके अंदर जेनेटिक कंडीशन होने की वजह से बोन मैरो RBC प्रोड्यूस करना या फिर उसको सस्टेन करना लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से नहीं हो पाता है, जिसको बोलते हैं थैलेसीमिया, जहाँ पे HB हमेशा कम रहता है, जिसमें हमेशा ट्रांसफ्यूजन लगता है। दूसरा है सिकल सेल एनीमिया, सिमिलर, जिसके अंदर RBC मैच्योर ही नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से वो HB परफॉर्म नहीं होता। तीसरा, आयरन की मात्रा कम रहने की वजह से होना, जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते। चौथा, आयरन को बनने के लिए और स्टोर करने के लिए कॉपर का जो होना जरूरी है, अगर कॉपर डिफिशिएंट हो गया तो भी HB ड्रॉप हो जाएगा। ये हो गया एक। और आगे बात करते और कौन सी डिफिशियंसीज है, B12 है, फोलिक एसिड है, ये अगर कम हो जाएगा तो RBC फॉर्मेशन अफेक्ट करेगा। अब इसके अलावा और कौन सी कंडीशन है? अब 2 और मेजर कंडीशन। पहली, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, मेटाबॉलिक कंडीशन है, बाय डिफॉल्ट RBC फॉर्मेशन को इम्पैक्ट डालेगा। दूसरा है किडनी का इश्यूज है, जितने पेशेंट को किडनी की तकलीफें है आप देखना सबका HB ड्रॉप है। वजह, क्योंकि किडनी इरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस करती है जो कि RBC प्रोडक्शन का मेन रोल प्ले करता है, लेकिन उसकी मात्रा कम होने की वजह से भी HB ड्रॉप होता है। बात करते हैं हैबिट्स की। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप डाइट ही नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ ऊपर का ऊपर ही खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, कभी ब्रेकफास्ट पे चल रहे हो, कभी खाया नहीं खाया वैसे चल रहे हो, तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। दूसरा, गलत आदतें, अल्कोहल, स्मोकिंग या बाकी की बहुत सारे पैरामीटर, या फिर लगातार चाय पीते जाना, ये भी आयरन डेफिशिएंसी कॉज करता है। नाउ, अब सवाल बहुत छोटा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कुछ चंद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे, लिमिटेड जो पॉजिटिव फैक्टर बता कि इन वजह से HB ड्रॉप होता है, तो बहुत छोटा सवाल है। तो आप जिनके पास दवाई लेने जाते हो तो क्या करते? आयरन का गोली देता हूँ, आयरन का इंजेक्शन देता हूँ और एक सप्लीमेंट लिख देता हूँ। तो मेरा बहुत छोटा सवाल है, बाकी के पैरामीटर का क्या? मतलब आप समझ रहे हैं ना, वन साइज फिट फॉर ऑल नहीं हो सकता। कहीं ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा, कहीं पाइल्स हो रहा है उसको ट्रीट करना पड़ेगा, कहाँ पे जेनेटिक फैक्टर है उसको लुकआउट करना पड़ेगा, कहाँ पे डेफिशिएंसी उसको एड्रेस करना पड़ेगा, कहाँ पे बोन मैरो का इशू उसको एड्रेस करना पड़ेगा, कहीं पे वायरल इशू कभी उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा, फिर न जाने कोई भी कॉज क्यों ना हो। तो क्या फिर हर एक को आप आयरन का इंजेक्शन और आयरन का सप्लीमेंट ही देते फिरेंगे क्या? अगर ऐसा करते तो पता है क्या होता है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, लीवर का साइज बढ़ता है, जिसमें हेपेटोमेगाली एंड स्प्लीनोमेगाली आता है। आप रिपोर्ट में देखना
क्योंकि उसी को आयन ओवरलोड बोलते हैं। ठीक है, वो तो हम आगे जानेंगे ही, बट बता ही दिया है पॉजिटिव फैक्टर, तो मैंने सोचा थोड़ा इस बारे में भी आपको बता ही दूं। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स जो कि रोज हम फील करते हैं, लेकिन किसी कारणवश हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। सबसे पहला, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, दम लगता है, थकान लगती है, गिडीनेस महसूस होता है, मतलब ऐसे चक्कर के जैसे लगता है या ऐसा लगता है मैं गिर जाऊंगा। आंखें, चेहरा, हाथ देखोगे पेल दिखता है, मतलब सफेद सफेद। लोग नहीं बोलते तुम्हारा चेहरा कुछ ज्यादा ही अलग दिख रहा है, आंखें पूरी ऐसे सफेद सफेद लग रही। लिप्स का कलर तुम्हारा एकदम पेल हो गया, तो लिप्स का कलर पिंक चाहिए, लेकिन वो पेल यानी कि सफेदी की तरह हो गए। नाखून टूट रहे, पैर के जो मसल्स है, लेग्स मसल थाई, क्रैम्प्स आ रहे, दर्द हो रहे, बाल टूट रहे हैं, थोड़ा भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, थोड़ा भी कुछ करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ा काम करे बैठे, थोड़ा काम करे बैठे। ऐसा लगता है कि अरे मैंने तो अभी ORS पिया था, मैंने अभी तो जूस पिया था, फिर भी मुझे एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। कभी ऐसे नाखून देख लो तो वो सफेद लगते हैं, कभी हाथ देखो तो ऐसे सफेद दिखते हैं। ये सब चीजें, या फिर आपके बॉडी का स्किन टोन एक तो सफेद हो गया है, या फिर डार्क सर्कल, या फिर आपके नकल से वो खराब हो रहे हैं, या फिर आप जो रूटीन परफॉर्म करते हैं, कंसंट्रेशन, फोकस, कॉन्फिडेंस, एक स्टैमिना वर्क करने का, जब ये कम लगने लगे तो शायद ये हो सकता है कि आपके आयरन डिफिशियंसी का या फिर हीमोग्लोबिन कम होने का ये साइन और ये प्रेजेंटेशन सिम्टम हो सकते हैं। अब बात करते हैं फास्टेस्ट नेचुरल फूड टू बूस्ट हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहला है अनार प्लस किशमिश कॉम्बो। अब इसके अंदर क्या होता है कि अनार अगर आप लेते हो तो विटामिन C प्लस आयरन ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए रोल प्ले करता है। दूसरा है पालक एंड मोरिंगा लीव्स, ये मॉर्निंग का आयरन स्पिनच से 3x ज्यादा एब्सॉर्ब होता है। तीसरा है बीट रूट प्लस कैरेट रूट जूस, ये आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन प्लस RBC प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। चौथा है मसूर दाल और राजमा या फिर छोले, ये प्लांट प्रोटीन है जो फोलेट इज इक्वल टू RBC बनाने के फैक्ट्री को ये ऑन करते हैं। और लास्ट इम्पोर्टेंट इज पंपकिन सीड्स एंड सीसम सीड्स, ये आपका कॉम्बो हीमोग्लोबिन के लिए लिटरली पुश करता है। एंड वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज घर का दही या बटर मिल्क, ये आपके गट को हेल्दी रखेगा, आपके न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करने देगा, साथ ही साथ आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। और सबसे मोर इम्पोर्टेंट बात यह है आयरन का वेसल यूज करें, जो कि आजकल लोग कोटिन के वेसल यूज करते, पहली बात। दूसरा, आयरन का फूड जैसे खजूर है, काले मनुके है, बीटरूट, अंजीर तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, इनका सेवन बढ़ाएं। और याद रखें कि हम पेट भरने के लिए खाते हैं, यहाँ पे करेक्शन है, हमें हेल्थ के लिए हेल्दी फूड इसलिए खाना है कि हमें एनर्जी और हीमोग्लोबिन एंड ऑल द विटामिन न्यूट्रिएंट अपने बॉडी को मिले। इन शॉर्ट याद रखें, अगर आपका डाइट अच्छा है, इसके अंदर अगर आप बाजरे का इस्तेमाल करते हो उससे भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है, गुड़ का इस्तेमाल करते हो उससे भी हीमोग्लोबिन का बढ़ता है, नाचनी के सत्व का इस्तेमाल करते तो भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर फास्ट फूड, फर्नेशियस फूड, पैकिंग फूड, इनके चक्कर में न्यूट्रिएंट को हम भूल जाते हैं। और न्यूट्रिएंट के लिए हम क्या करते हैं, फिर खाना ये खाएंगे और बोलेंगे मैं सुबह आयरन का एक कैप्सूल, मैग्नीशियम एक, जिंक एक और एक अश्वगंधा लेता हूँ। भाई देखिए, अंदर माल खराब पैक करके ऊपर से एक बड़ा अच्छा रैपर लगा के प्रोग्रेस नहीं आएगा, उसको बेसिक ही करेक्ट करना पड़ेगा। और बेसिक वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। बिकॉज diet is a heart of the life and we need to understand this. It's not the part of the life कि इतना कर लिया और हो गया, no, it's a consistent effort। हम फिर भी नहीं बना, मान लीजिए कि आप बोलोगे डॉक्टर साहब खा तो सब रहे लेकिन वो एब्सॉर्ब नहीं हो रहा। Here you are कि डाइट तो अच्छा है, न्यूट्रिएंट पूरे इंक्लूडेड है, टाइम टू टाइम है, फिर भी देखोगे तो तकलीफ तो वही है जो आपने हमें पहले बताई। There we play as being the master and advanced homeopath, there will help। How? जैसे मैंने पहले आपको बताया था, हीमोग्लोबिन कम है, ले आयरन की गोली, बहुत ज्यादा कम है, ले इंजेक्शन। अच्छा, किडनी का तकलीफ हो रहा है, लो यूरेथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन। मतलब डोंट ट्रीट द रूट, ट्रीट द वैल्यू। मतलब ऐसा है, कम है क्या, लो 2 बैग चढ़ा देता हूँ। हाँ, लेकिन ये नहीं देखूंगा कि बोन मैरो से तकलीफ आ रही है, न्यूट्रिशनल इनसफिशिएंसी है, एब्जॉर्प्शन का इशू है, कहीं पे लॉस हो रहा है, कहीं पे कुछ और पॉजिटिव, उसको नहीं एड्रेस करेंगे। और फिर क्या बोलेंगे, HB चढ़ाया था लेकिन पता नहीं वो टिकता नहीं है, तो फिर क्या हुआ, नहीं फिर भी उन्होंने बोला दूसरा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और वो ले लेके अब स्प्लीन भी स्वेल हो गया,
और अब लीवर भी फेल हो गया। अब फिर क्या हुआ? नहीं, हम गए थे ना हेमेटोलॉजिस्ट जो ब्लड के डॉक्टर होते, वो बोले ज्यादा ही तकलीफ हो रही है तो फिर हम स्प्लीन को निकाल देंगे, वैसे कोई तकलीफ नहीं। सवाल एक ही था, नेचर ने हमें पार्ट बचा के वापरने को दिए है क्या उसको निकाल के फेंकने के लिए दिए है? अब स्प्लीन का रोल क्या है? आरबीसी का फैक्ट्री है वो, जो कि स्टोर करता है। लीवर क्या है? मेटाबॉलिज्म का मेन है, जो कि आपके सिस्टम को क्लीन और हेल्दी रखता है। अब इन्हीं को बीमारी लाल हो गया तो फिर शरीर कैसे टिकेगा? हियर होम्योपैथी प्लेस है। नेट्रम म्यो ये ऐसा ड्रग है जो कि आपके सिर्फ ब्लड प्रेशर को या वीकनेस को या धूप की शिकायत को ठीक नहीं करता, ये आपके बॉडी को नॉर्मल एचबी को प्रमोट करने की भी ताकत रखता। दूसरा ड्रग फेरम नेट या फेरम फॉस, ये ऐसा ड्रग है जो कि आयन का प्रिकर्सर से डेवलप हुआ है, जो कि आपकी बॉडी को नेचुरल आयन एंड एचबी फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। साथ ही साथ आपके बाल झड़ने की दिक्कत हो, वजन की वजह से पेट बाहर आ गया हो, या चेहरा सफेद पड़ गया हो, या एनीमिक लुक हो, चाहे बालों की शिकायत हो, ये वहाँ पे रोल प्ले करता है। तीसरा है वेनेडियम। वेनेडियम ये ऐसा मेडिसिन है जो कि आपके आरबीसी फॉर्मेशन का मेन कंटेंट है, जो कि आपकी ब्रेन से लेके बोन मैरो तक सब जगह वर्क करता है, और एक आपको न्यूट्रिशनली भी फिट करता है, और प्लस आपका एचबी फॉर्मेशन भी बढ़ाता है। एसिड पिक्रिक ये ऐसी दवाई है जो आरबीसी फॉर्मेशन बोन मैरो में प्रमोट करने के लिए वर्क करता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। TNT ये भी आप ड्रग गूगल करके देखना, ट्राई नाइट्रोटायरोनी इस फॉर आपका एचबी को प्रमोट करने में, जो कि बहुत सारे सिरोसिस ऑफ लीवर के केसेस में एचबी ड्रॉप होता है क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, देयर इट प्लेज द रोल। अब ऐसे में आपको न जाने कितनी दवाइयाँ गिना दूं। अब आप बोलोगे कि मेटाबॉलिज्म के लिए आपने बोला था कि पेट अगर खराब होगा तो क्या करेंगे? जेट्रोपा है, ऑर्निथोगैलम है, कॉन्डोरेंगो है, हाइड्रास्टिस है, जो मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करे। आप बोलेगे ऐसा कोई बताओ जो सीधा ब्लड को बढ़ाए, रूबिया टिंक्टोरा है, चाइना ऑफिसिनालिस है। आप बोलोगे कि थकान आ रही है और फिर एचबी है, एलोस्टोनिया है, जेंटियन है, स्टर्क्यूलिया है। आप बोलोगे पाइल्स है और ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसके लिए दवाई बताइए। वहाँ पे आपके पास निगोंडियम है, एस्कुलस है, हिमेमेलिस है। आप बोलोगे इंटरनल इंजरी हो गई जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है, आपके पास काली क्लोर है, मर्क्सोल एसिड नाइट्रिक है। मतलब आप पॉजिटिव फैक्टर दीजिए, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। इवन तो आप बोलोगे डॉक्टर साहब बोन मैरो की शिकायत है, तब क्या करोगे? कार्सिनोसिन है, ट्यूबरकुलिनम है, सोराइनम है, सल्फर है, और न जाने कितने सारे इंटरकरेंट नोजोड्स है, जो कि आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो चाहे जेनेटिक डिसऑर्डर, वो आपकी मदद जरूर करके। तो अब आप बात बताए कौन सा साइंस और कौन सा डॉक्टर सुपर कंसल्टेंट हुआ इस कंडीशन में? वो डॉक्टर सुपर कंसल्टेंट हुआ जिसने बोला बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट 50 लाख रुपए है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता इस बात की, ना पेशेंट की ना बोन मैरो एक्टिवेट होने की। तो किस बात की गारंटी? पैसे तो पूरे देने पड़ेंगे। तो वो डॉक्टर सही है? या फिर जो वो डॉक्टर बोलता है बहुत आपने ट्रांसफ्यूजन करवाया है, क्लीन फूल गया है, बस्ट हो जाएगा, हमें निकालना पड़ेगा, जो कि सेव नहीं कर रहा है? या फिर वो डॉक्टर जो थैलाइड जैसी दवाइयाँ दे के आयरन ओवरलोड को ट्रीट कर रहा है, जो कि उसके बॉडी को तकलीफ हो रही? या फिर वो डॉक्टर जो सब कुछ टेस्ट करवा रहा है लेकिन फिर भी बोल रहा है इसके लिए पूरे दुनिया में दवाई अवेलेबल है? मतलब क्या हम तो करेंगे ना, किसी को और को करने भी नहीं देंगे? तो फिर क्या हम उनको डॉक्टर बोलेंगे? या फिर उस इंसान को बोलोगे जो हर एक पॉइंट को समझता है, और वो आपकी जिंदगी की, आपकी हेल्थ की, आपकी न्यूट्रिशन की और आपकी लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझता है? अगर आपको ये बातें सही लगी हो और आप ये समझ पा रहे हो कि हाँ बात में दम तो है और महत्वपूर्ण है, तो ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।